आप सबको नमस्कार। आज की तारीख है 2 अक्टूबर। हम 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के समाचार पत्रों में जो महत्वपूर्ण समाचार रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर उन दोनों महान विभूतियों को नमन और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं अपने समाचार पत्र में महत्वपूर्ण न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं तो भारतीय मानसून की वापसी की बात की जा रही है। तो मानसून से संबंधित कुछ हम फैक्ट्स देख लें तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है और यह इसके वापसी का समय यही सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है। इस बार कहा गया कि भारत में मानसून बहुत अच्छी बारिश नहीं कर पाया, तो इसके पीछे के कुछ कारण हैं। औसत से भी कम वर्षा हुई है। तो कहा गया कि एल नीनो का प्रभाव रहा है। कुछ ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां रही हैं जिनसे कि एल नीनो के प्रभाव को ख़त्म करने में मदद ज़रूर मिली है। वो ऐसी कौन सी सकारात्मक परिस्थितियां रही हैं उस पर भी हमें जान लेना ज़रूरी है। तो एक टर्म यूज किया जाता है इंडियन ओशियन ऑसिलेशन, तथा एक और टर्म यूज किया जाता है मेडेन जूलियन ऑसिलेशन। इन दोनों की सकारात्मकता के कारण एल नीनो के प्रभाव को ख़त्म करने में थोड़ी बहुत मदद मिली, लेकिन फिर भी इस बार के मानसून ने बहुत अच्छी बारिश नहीं की। तो हमारी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे कि ला नीना के प्रभाव के कारण भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है या एल नीनो क्या प्रभाव डालता है। तो पहले ऐसे समझ लेते हैं कि ये एल नीनो है क्या। तो एल नीनो को समझने के लिए हमें ये मैप में देखें अगर, तो यहाँ पर आप देखिए कि दो मैप दिखाए गए हैं। एक सामान्य ईयर में जब एल नीनो का प्रभाव नहीं होता है तब, और एक जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो क्या होता है। तो पहले तो हमें ये समझ लेना है कि इसका संबंध प्रशांत महासागर से है, और प्रशांत महासागर का वह हिस्सा जो भूमध्य रेखा के आसपास है। तो प्रशांत महासागर का ये पूर्वी तट है, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है जहाँ ऑस्ट्रेलिया और ये इंडोनेशिया और फिलीपींस वाला जो हिस्सा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि एल नीनो का संबंध समुद्र के समुद्री जो सतह है, यहाँ जो पेरू वाला तट है, यहाँ पर सामान्य रूप से ठंडी जलधारा का प्रभाव है। ऊपर वाले फिगर में देखिए, इसका मतलब कि यहाँ का तापमान कम होना चाहिए, लेकिन समुद्र में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब इस क्षेत्र का, अब इस दूसरे वाले मैप में देखें, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाए तो क्या हो जाता है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो दाब होता है वो कम हो जाता है और इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इसका प्रभाव भारत के तक के मानसून पर पड़ता है। इस वाले रीजन में बारिश कम होती है। तो एल नीनो का प्रभाव पेरू के तट के आसपास क्या होने से है, टेम्परेचर बढ़ जाने से है। तथा इसका प्रभाव यह होता है कि ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और भारत तक के क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और इस वाले क्षेत्र में जहाँ पर यह जलधारा गर्म हो रही है यहाँ पर भारी बारिश होगी। इसके उल्टी परिस्थिति को ला नीना कहा जाता है। अब ला नीना का मतलब यह है कि इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़े और यहाँ पर तापमान सामान्य से कम हो जाए, तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर बारिश कम होगी। तो कुल मिला जुला करके यह समुद्र की सतह तथा वायुमंडल के बीच परिसंचरण की एक जटिल प्रक्रिया है, मौसमी प्रक्रिया है, जिसका संबंध एल नीनो और ला नीना से है। तो जब ला नीना की स्थिति होती है तो भारत जैसे देशों में, इंडोनेशिया में यहाँ भारी बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, और एल नीनो की स्थिति होगी तो इस क्षेत्र में सूखा पड़ेगा। तो इस बार एल नीनो की स्थिति थी तो यहाँ पर सूखा पड़ा। अब हम
आगे एक कॉन्सेप्ट अगर इसमें और समझें तो इंडियन ओशियन डाइपोल की बात की जाती है, यानी इंडियन ओशियन ये जो हिंद महासागर है इसमें, ये जो हिंद महासागर है इसके दो पोल हैं। दो पोल का मतलब यह हुआ कि इसमें ये वाला तट इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाला तट ये पूर्वी तट हो गया, ये वाला पश्चिमी तट हो गया। कहा जाता है कि जब इंडियन ओशियन जो डाइपोल है इसमें ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भारत में भारी बारिश होगी, यानी अनुकूल मौसम रहेगा। यह भी एक क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर का मतलब हिंद महासागर वाले रीजन में और इसके आसपास के जो देश हैं यहाँ पर बरसात या यहाँ पर जलवायु के लिए जिम्मेदार स्थिति होती है। तो जब यह पॉजिटिव फेज में होगा, यानी जब यह सकारात्मक स्थिति में होगा, तो क्या कहा जाता है कि इधर की तरफ जहाँ सोमालिया वाला तट है अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का, यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने का मतलब यह है कि अब मानसून की अनुकूल स्थिति है, भारत में वर्षा होगी। हालांकि इसका प्रभाव कुछ सकारात्मक था, फिर भी एल नीनो का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बारिश भारत में उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो इंडियन ओशियन डाइपोल में इसी को इंडियन ओशियन ऑसिलेशन भी कहते हैं। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति और ला नीना की स्थिति हमने देखा, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। साथ ही एक और कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जिसे मैडेन जूलियन ऑसिलेशन कहा जाता है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भूमध्य रेखा का जो समुद्र है ये व्यापक स्तर पर इंडियन ओशियन में भी, साथ ही पैसिफिक ओशियन में भी वायुमंडल और सतह के बीच परिसंचरण करने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें यह होता है कि जो बादल होते हैं, जो हवा होती है, जो दाब का क्षेत्र होता है, वह यह तय करता है कि कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर नहीं होगी। तो हवा, बादल और दाब की एक ऐसी प्रणाली विकसित होती है जिसे मैडेन जूलियन ऑसिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि जब ये हिंद महासागर के ऊपर ये स्थिति बनती है तो इधर सोमालिया के तट के आसपास वायुमंडल में बनती है, तो बारिश की अनुकूल स्थिति होगी। यह कई चरणों में होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यह आगे बढ़ते बढ़ते प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ता है। तो यह प्रणाली जैसे जैसे मैडेन जूलियन ऑसिलेशन की बढ़ती है, वहाँ वहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो इसकी भी अनुकूल स्थिति के कारण भारत का जो मानसून है वह कुछ हद तक एल नीनो से निपटने में सक्षम रहा, लेकिन फिर भी भारत में बहुत अच्छी बारिश नहीं हो पाई। तो हमने भारतीय मानसून के संदर्भ में 4 कॉन्सेप्ट देखा, एल नीनो का, ला नीना का तथा इंडियन ओशियन डाइपोल में इंडियन ओशियन ऑसिलेशन को देखा। साथ ही एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा जिसे मैडेन जूलियन ऑसिलेशन कहा जाता है। जब ला नीना की स्थिति होगी तो भारत में भारी वर्षा, और जब एल नीनो की स्थिति होगी तो भारत में सूखा। और इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब कि सोमालिया वाले तट पर यानी जो पश्चिमी हिंद महासागर है वहाँ पर जब सकारात्मक स्थिति का मतलब वहाँ पर टेम्परेचर का बढ़ना, और मैडेन जूलियन ऑसिलेशन का मतलब हवा, बादल और दाब की एक ऐसी वायुमंडलीय परिसंचरण की प्रणाली है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है और हिंद महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय यानी भूमध्य रेखीय समुद्र से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। हम अगले समाचार की ओर चलें जो चर्चा में है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम आगे देखते हैं। ये ब्रिटेन में उच्चायुक्त, जो भारतीय उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर हैं, उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका गया। तो यहाँ से एक केवल मैप से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें 3
पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका संबंध ज्योग्राफिकल यूनिट से है, भौतिक इकाई है। लेकिन जो यूके है उसका संबंध पॉलिटिकल यूनिट से है। ग्रेट ब्रिटेन ज्योग्राफिकल यूनिट और यूके पॉलिटिकल यूनिट से है। तो ग्रेट ब्रिटेन पहले देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन में ये स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, साथ ही इंग्लैंड का क्षेत्र और वेल्स का क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड का क्षेत्र, इंग्लैंड का क्षेत्र और वेल्स का क्षेत्र। जब इसमें उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा शामिल हो जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। आगे हम चलें तो ये एशियन खेल, इस समय 19वें एशियन खेल हांगझाओ चीन में चल रहे हैं, जहाँ पर लगातार भारत की जो निशानेबाजी की टीम है वो स्वर्ण पदक लेकर के आ रही है। तो इसके अलावा कुछ और भी चर्चा में रहे हैं खेल, तो देख लेते हैं। तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इनका नाम याद रखना है। ये टेनिस के मिश्रित युगल में इन्होंने स्वर्ण पदक लेकर के आया। साथ ही एशियन खेलों में भारत ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप लोग यहाँ ये याद रखेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल से संबंधित हैं, ये महत्वपूर्ण है एशियन खेलों के लिए। तथा और हम समझें कि भारत अभी 3000 मीटर की स्टीपल चेज यानी बाधा दौड़ में भी स्वर्ण पदक लेकर के आया। इसमें साबले नाम के जो एथलीट हैं वो स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं। साथ ही गोला फेंक में भी भारत स्वर्ण पदक लेकर के आया है। तो गोला फेंक में तेजिंदर पॉल स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं। तथा ट्रैप निशानेबाजी में भारत की पुरुष टीम स्वर्ण पदक जीती है। तो जब ये एशियन गेम हो जाएगा हम एशियन गेम से संबंधित एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये जो न्यूज़ में है महत्वपूर्ण, उन्हें हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। आगे देखें तो हाल ही में संकल्प सप्ताह का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। ये क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है। इसका मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन के पैमाने पर जो ब्लॉक पिछड़े हुए हैं उसमें विकास के लिए पहले ये कार्यक्रम जिले स्तर पर जो हो रहे थे उन्हें अब ब्लॉक स्तर पर ले आने की बात की जा रही है। तो संकल्प सप्ताह का संबंध किससे है, तो यही पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो इसका संबंध आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से है। आगे हम देखें तो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO इसका पूरा नाम क्या है? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा पर सड़क और इंफ्रा बनाने का काम है, यह संगठन करता है। हाल ही में इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। हम आगे बढ़ें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवाचार करने का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा नई नई चीज़ें खोजने का काम। तो इसको लेकर के एक सूचकांक आया है। इसमें वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी संस्था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है, तो ये वीपो जारी करती है। तो फर्स्ट रैंक पर स्विट्ज़रलैंड आया है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं है। हम आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। तो जो प्रश्न महत्वपूर्ण है कल के समाचार पत्रों में रहे, उसमें एक भारत ने किसी एक देश के साथ सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी, या और इसे स्पष्ट करें तो जो दोनों देशों के प्रोफेशनल्स हैं जो एक दूसरे के देश में काम करते हैं, उनकी पेंशन को लेकर के एक समझौता किया गया है। वह भारत किसके साथ किया है? तो वह देश है अर्जेंटीना, यानी हमारा सी ऑप्शन। आगे अभी एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये राष्ट्र के स्तर पर, नेशनल लेवल पर भारतीय भाषा उत्सव ये मनाया जा रहा है दिल्ली में, तथा अलग अलग राज्य अपने यहाँ मना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब ये पूछा जाए तो लखनऊ में आयोजित किया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजित किया गया है कहाँ पे? यह आयोजित किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में।
और यह तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी, भाषा को प्रौद्योगिकी से जोड़ करके भाषा को सक्षम बनाने की बात की जा रही है। यह 75 दिवसीय एक उत्सव है और यह जो तमिल कवि थे सुब्रमण्यम भारती, क्या नाम था उनका? सुब्रमण्यम भारती। इनके जन्म दिवस के अवसर पर 30 सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है और यह आगे 75 दिनों तक मनाया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। शैक्षिक रक्तदान में विश्व भर में किसने रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो शैक्षिक रक्तदान में इसमें उत्तर है हमारा उत्तराखंड। हम आगे चलें तो यहाँ पूछ रहा है कि किसने दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया? तो वह राज्य है लद्दाख। लद्दाख काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? लद्दाख। अच्छा, आज ये तो कल के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण समाचार थे और आज के हम अगर देखें तो अफगानिस्तान का जो भारत में दूतावास था वो बंद कर दिया गया है। तो अफगानिस्तान का दूतावास जो भारत में था वो बंद कर दिया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत में अपने दूतावास को बंद करने की बात की? तो वह कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। पहले इसका नाम हुआ करता था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, लेकिन जब 2021 में यहाँ पर तालिबान की सरकार आई तो इसका नाम हो गया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। यहाँ पर अगर हम अफ़गानिस्तान के मैप की बात देखें किस किस से इसकी सीमा मिलती है, तो आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला भारत का हिस्सा है, यहाँ से अफ़गानिस्तान की सीमा भारत में मिलती है। साथ ही इसके उत्तर की ओर देखें तो ताजिकिस्तान देश है, उज़्बेकिस्तान से भी इसकी सीमा मिलती है, तुर्कमेनिस्तान से भी इसकी सीमा मिलती है, ईरान से भी इसकी सीमा मिलती है और इधर पाकिस्तान से इसकी सीमा मिलती है। तो अफ़गानिस्तान के मैप की लोकेशन आप सब ज़रूर याद रखें। आगे देखें तो हाल ही में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कई राज्यों में चुनाव की तैयारियां करवा रहे हैं। तो एक फैक्ट है, याद रख लीजिए कौन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो श्री राजीव कुमार जी हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स चर्चा में है। हाल ही में दिल्ली में इस बार कहा गया कि इस महीने में हर वर्ष की अपेक्षा जो वायु प्रदूषण है तो वो कम है, तो इसको लेकर के यह एयर क्वालिटी इंडेक्स चर्चा में आया है। तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, कौन कौन से वायुमंडल की गैसें हैं जिसे इसमें नापने की बात की जाती है, तो यह कुल 8 चीज़ों को नापता है, जिसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और लेड यानी सीसा। अब देखिए सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड को मापता है? तो इसमें CO2 नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं नापता है। क्या NH4 को नापता है? नहीं नापता है। क्या CH4 को नापता है? नहीं नापता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO3 यानी ओजोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओजोन को भी यह मापता है। तो इस तरह से इसे आप याद रखेंगे। साथ ही यह 6 कैटेगरी में हवा को डिसाइड करता है। तो 0 से 50 के बीच अगर इंडेक्स है तो गुड है, 51 से 100 है तो मॉडरेट है, यहाँ पर 150 तक जैसे ही ये इंडेक्स पहुँचता है तो इसका मतलब कि अब ये सेंसिटिव होने लगी है। 151 से 200 के बीच हवा अनहेल्दी है और वेरी अनहेल्दी 300 तक है, और जैसे ही 500 तक पहुँचता है ये 300 से 500 तक, वैसे ही ये हैजार्डस कैटेगरी में वायु प्रदूषण को बताने लगता है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन हाल में चर्चा में रही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता ही सेवा ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला एक ऐसा कैंपेन है जिसमें भारत के जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो बस अड्डे हों, चाहे वो चिड़ियाघर हों, चाहे वो
धरोहर स्थल हों, उन सब के साफ सफाई की बात तथा उनको कचरा मुक्त करने की बात की जाती है। तो स्वच्छ भारत मिशन के जो 2 नोडल संस्थान हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय और विभाग हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है वाटर सैनिटेशन का, वो तथा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक देशव्यापी कैंपेन है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसकी थीम को लेकर के पूछा जा सकता है। तो 2023 की इसकी थीम क्या है? तो 2023 की इसकी थीम है गार्बेज फ्री इंडिया, यानी भारत को कचरे से मुक्त बनाना है। जो ठोस अपशिष्ट प्रदूषण है या अन्य किसी भी तरह के प्रदूषण से इसको मुक्त करना है। आगे हम देखें तो एक जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट की बात की जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि लैंगिक समानता यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कितनी सशक्त हैं, इसकी माप की जाती है। तो ये कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन जारी करता है। लैंगिक समानता से इसका संबंध है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि आगामी 1 दशक तक हम लैंगिक समानता का जो लक्ष्य बनाए हैं वह सत्ता यानी प्रशासन, राजनीति, इन सब क्षेत्र में तथा समाज में, इन दोनों में हम लैंगिक समानता प्राप्त करने वाले नहीं है अगले 1 दशक तक। ना तो समाज में महिलाओं को लैंगिक समानता की प्राप्ति होगी, ना तो सत्ता में प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही दुखद है। साथ ही हम कुछ आंकड़े देखें तो विश्व भर की जितनी भी संसद है यानी सत्ता की बात है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 26.7% है। और एक दुखद आंकड़ा यह है कि 10.3% महिलाएं तो केवल 200 रुपये रोजाना की आमदनी पर अपना गुजारा करती हैं। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यह जो रिपोर्ट है द जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट, यह कौन जारी करता है? तो यह यूनाइटेड नेशन जारी करता है। साथ ही इसमें इसका एक और पहलू देखें तो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चर्चा में है इस समय। तो इसमें इसकी शुरुआत कब की गई? 2015 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं का, बच्चियों का लिंगानुपात और इसको सशक्त बनाने की बात की जा रही है। साथ ही हम देखें कि क्या इस योजना का कुछ लाभ हुआ। तो कहा गया कि 2014-15 में हमारा लिंगानुपात 918 था, 2019-20 में यह बढ़ करके 934 हुआ है। तथा यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो WHO का लिंगानुपात का मानक है वह 925 है। तो हम अभी भी लिंगानुपात के स्तर पर पीछे ही हैं। तो यह योजना आप सब याद रखेंगे। त्रिपुरारी शर्मा एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे है। तो यह एक पटकथा लेखिका थी। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इनका संबंध रहा है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म की पटकथा इन्होंने लिखी, वह पूछा जा सकता है। तो वह फिल्म कौन सी थी? 1084 की माँ। क्या नाम था उस फिल्म का? 1084 की माँ। अब हम कुछ और अपने प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय भाषा उत्सव प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यही प्रौद्योगिकी वाला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इसका संबंध किस महान कवि के जन्म दिवस को मनाने से संबंधित है? तो वह सुब्रमण्यम भारती, जो कि तमिल कवि हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। तुर्की के अंकारा में हमले की बात की गई। तो तुर्की की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, मैपिंग है, वो समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, ये है तुर्की, एक ऐसा देश जो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। तुर्की का ये वाला हिस्सा जो इस्तांबुल है ये यूरोप में पड़ता है, ये वाला हिस्सा एशिया में पड़ता है। तुर्की के उत्तर की तरफ काला सागर है, दक्षिण की तरफ आधे भाग में भूमध्य सागर का हिस्सा है, नीचे की तरफ यानी इधर दक्षिण वाले हिस्से में सीरिया से इसकी सीमा लगती है, उत्तर में यूक्रेन, पश्चिम में रोमानिया, इधर वाला हिस्सा रूस से लगता है। तो ये ब्लैक सागर
से इसकी सीमा लगी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुर्की की लोकेशन याद रखिएगा आप लोग। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार हाल ही में चर्चा में आया, क्योंकि इसके लिए 2 भारतीयों का चयन किया गया। इसमें जो 2 भारतीय शामिल हैं उसमें एक पश्चिम बंगाल के हैं और दूसरे आंध्र प्रदेश के हैं। पश्चिम बंगाल के दीप नारायण नायक, साथ ही आंध्र प्रदेश के हरि कृष्ण, ये दोनों लोग चर्चा में हैं। इन दोनों लोगों ने शिक्षा में नवाचार के लिए बहुत ही काम किया, तो इसलिए यह चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब इस समय भारत और अमेरिका के संबंधों पर कार्यक्रम हो रहा है, तो पूछा जा सकता है सेलिब्रेटिंग कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप कार्यक्रम किन 2 देशों के संबंधों के आगे बढ़ने के कारण उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वह भारत और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंधों पर आधारित ये कार्यक्रम है। और एनआरआई कितने भारत के लोग वहाँ पर रहते हैं अमेरिका में, तो वो 50 लाख लोग रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार थे जो कल के और आज के समाचार पत्रों से हमने देखे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।